चलिए तो आप लोग अभी अभी अपना रिजल्ट जो है देखे, है ना। आज भी हमारे सालू कुमारी जो कि टॉपर है, पता नहीं उनका जो भी है परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छा है। और वैसे हम देख रहे हैं काफ़ी लोगों को कि मॉक टेस्ट में काफ़ी लोगों का परफॉर्मेंस जो है, बस एक दो लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी लोग लगभग लगभग एवरेज में है ना। माने कि 60 प्लस 70 प्लस नंबर जिनका भी है वो बहुत ही माने बेहतरीन है। और एक चीज़ ध्यान देंगे आप लोग कि एग्ज़ाम से पहले, यानी कि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल अपने आप को मतलब कि फ्रस्ट्रेशन महसूस नहीं करना है कि मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मेरा नंबर इतना आ रहा है ना। जो भी है जिनका कम मार्क्स आ रहा है, बिल्कुल एकदम नर्वस नहीं होना है, ठीक है ना। कॉन्फिडेंस को एकदम बना करके रखना है। एग्जाम के समय में सबसे बड़ा चीज़ यही है, कॉन्फिडेंस लेवल को कभी भी कम नहीं होने देना है। ये मान करके चलना है कि मैंने हर एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से एकदम पढ़ा है और समझा है ना। इस तरह से एकदम कॉन्फिडेंस को बना करके रखना है, एकदम प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो आप लोग क्वेश्चन किए अभी तक, है ना, उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है ऑनलाइन एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन का लेवल जो रहेगा वो बिल्कुल इजी ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। अभिनीत कुमार पाठक का ये रिजल्ट आउट किए हैं आज, है ना। आज का हाईएस्ट कितना है सर नंबर? 96 किसका है सर? बोल दिए हैं बाबू, अगर नहीं सुने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज लेट म्यूट हो जाइए आप, है ना। और आइए अब लेट आए सेक्शन सर। क्लास पे ध्यान दीजिए। चलिए तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, चलिए तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है ना, ये 2, 4 और 8, ये पोल का मोटर है ना। जिसमें हमारा कितना कितना 2, 4, 8 घूर्णीय मोटर की घूर्णन गति 50 हर्ट्ज पर नहीं हो सकती है ना। कौन सा नहीं हो सकता है? 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसा होगा, ठीक है ना, जिसकी की गति यानी कि 2 पोल, 4 पोल और 8 पोल पे गति जो है दिया हुआ है 3 ऑप्शन में। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन हो सकता है, लेकिन एक ऐसा होगा जो कि 2, 4 और 8 पोल पे नहीं हो सकता। इस तरह का क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। तो बिल्कुल आप लोग ध्यान देंगे, कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। हमारा फॉर्मूला याद है ना। आरपीएम निकालने के लिए n इक्वल टू 120f/p से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ की पोल की संख्या, पोल का मान हमारा ये दिया हुआ है अलग अलग, 2 पोल, 4 पोल और 8 पोल, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद है तो वहां से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं n इक्वल टू 120f/p पे, है ना। तो हमारा ये फ्रीक्वेंसी का मान भी दिया हुआ है। वैसे भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा 2 पोल पर अगर फ्रीक्वेंसी के मान अगर 50 हर्ट्ज है तो 2 पोल पर हमारा आरपीएम कितना होगा? 3000। 4 पोल पे 1500, है ना। 6 पोल पे 1000। तो 6 पोल तो इधर है नहीं, हमारा पोल की संख्या क्या है? 2 है, 4 है और 8 है, ठीक है। तो 6 पोल पर हमारा कितना होगा? 1000 आरपीएम। और 8 पोल पे कितना? 750, है ना। निकाल करके आप लोग चेक कर लेंगे। तो इस तरह से अगर जिसको याद है वो अपना ऑनलाइन एग्जाम में माने कैलकुलेशन से बच सकता है, समय बचा सकता है। लेकिन अगर नहीं याद है तो फार्मूला पे डायरेक्ट बैठा कर हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। अगला हमारा जो सवाल है कि अगला जो सवाल है 3000 आरपीएम से अधिक स्पीड के लिए कौन सा मशीन प्रयोग किया जाता है? 3000 आरपीएम से अधिक स्पीड के लिए, है ना, कौन सा मशीन या कौन सा मोटर हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं? अगर 3000 से ज़्यादा स्पीड चाहिए तो ये हमारा होता है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर का स्पीड आप लोग जरूर याद रखेंगे, है ना। देखिए इसका जो स्पीड होता है बहुत ही मैक्सिमम होता है, यानी कि 3000 आरपीएम से लेकर के 12000 आरपीएम तक होता है ना। 3000 आरपीएम से लेकर के 12000 आरपीएम तक होता है। यहाँ तक कि डीएमआरसी में ये क्वेश्चन पूछा भी है, वहां पे दिया था ऑप्शन में 3000 आरपीएम से लेकर के 14000 आरपीएम तक, है ना। हम लोग 3000 से 12000 के रेंज में लेकर के चलेंगे।
लेकिन ये कहीं कहीं 14,000 भी दे देता है। ठीक है, तो नो कंफ्यूज, ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों हम लोग याद रखेंगे और ऑप्शन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को मरना है। बिल्कुल वैसा ऑप्शन देता है ना, क्योंकि ज्यादा मतलब ये सब करने की जरूरत नहीं होती है, तुरंत एकदम आप लोग छाट सकते हैं, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एसी जनरेटर में आर्मेचर का कोर, एसी जनरेटर हमारा जो होता है उसमें जो हमारा आर्मेचर कोर होता है वो किस चीज का बना हुआ रहता है ना। आर्मेचर कोर हमारा जो होता है एसी जनरेटर में वो सॉफ्ट आयरन यानी कि नर्म लोहा का बना हुआ रहता है ना। राइट आंसर हमारा क्या होगा, नर्म लोहा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ईसीई का पूरा नाम क्या है, ईसीई है ना। ईसीई का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ईसीई का पूरा नाम होता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो इस तरह से इसको याद रखना है। आच्छादित पुल नहीं होगा, यहाँ पोल होगा। क्या होगा, पोल, है ना। आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है, यानी कि हमारा ये बोल रहा है शेडेड पोल मोटर के बारे में बाबू, है ना। हिंदी वर्ड बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। हम लोग जो है शेडेड पोल मोटर का यूज कहाँ करते हैं, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो हेयर ड्रायर, है ना, हेयर वेयर जो रहता है ना उसको हेयर ड्रायर में, या फिर इसका सबसे ज्यादा हम लोग जो इसका यूज करते हैं किस में करते हैं, ये टॉयज में यानी खिलौना वलौना में। ठीक है, उस सब में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इस तरह से इसको याद रखना है। राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, हेयर ड्रायर, यानी कि ऑप्शन के ऊपर हम लोग देखेंगे क्या ऑप्शन है और किस में यूज किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अति उच्च वोल्टेज केबल किस धातु के बने होते हैं, अति उच्च वोल्टेज, है ना। अगर वोल्टेज के मान हमारा बहुत ही ज्यादा है तो उन सब जगहों पे हमारा जो केबल का निर्माण होता है वो कौन सा धातु का होता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा बढ़िया धातु होना चाहिए, है ना, अच्छा क्वालिटी के। तो कॉपर, जैसा कि आप लोग जानते हैं, है ना, ये हमारा बहुत ही बढ़िया कंडक्टर होता है कॉपर। तो वो जो केबल बना हुआ रहता है अति उच्च वोल्टेज के लिए, जो केबल बना हुआ रहता है वो हमारा होता है तांबा का, है ना, बिल्कुल तांबा का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है कि अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की गणना करने का सूत्र क्या होता है। बिल्कुल आप लोग ध्यान देंगे, अगर हमारा मान लीजिए कि के डी, है ना, या के डी यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को हम लोग के डी से सूचित करते हैं। और एक होता है पिच फैक्टर, पिच फैक्टर को हम लोग के सी से सूचित करते हैं, है ना, के सी। तो यहाँ पे हमारा अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। तो ये हमारा जो समीकरण होता है ई इक्वल टू ईएमएफ समीकरण, यानी कि ई इक्वल टू 4.44 के डी इंटू के सी, है ना, एफ टी फाई एम, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स। अब देखिए ध्यान देंगे, हमारा यहाँ जो के डी है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को हम लोग के डी से सूचित करते हैं। अगला हमारा जो है के सी यानी कि पिच फैक्टर, है ना। उसके बाद एफ टी है, एफ हमारा फ्रीक्वेंसी है, टी क्या है, थिकनेस हो जाएगा, और फाई एम माने मैक्सिमम फ्लक्स। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अल्टरनेटर के समीकरण के लिए ये फॉर्मूला है। बढ़ते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ। अल्टरनेटर में आवृत्ति की चाल, है ना, आवृत्ति की चाल, अल्टरनेटर में आवृत्ति, यहाँ कामा होना चाहिए, है ना। अल्टरनेटर में आवृत्ति, चाल और पोल की संख्या के बीच क्या संबंध है होता है ना। तो एफ बराबर हम लोग जानते हैं, एफ बराबर हमारा जो फॉर्मूला होता है पी एन अपॉन 120, यानी कि पी एन बटा 120, है ना। एफ बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पी एन बटा 120। ठीक है, ये हमारा संबंध होता है आवृत्ति, चाल और पोल की संख्या में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल एकदम, अल्टरनेटर में जो हमारा फील्ड होता है उसको एक्साइट करते हैं ना हम लोग, उत्तेजित करते हैं। ठीक है ना, तो उत्तेजना धारा जो होता है हमारा, एक्साइटेशन करेंट को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है अल्टरनेटर में। ठीक है, तो ये जो होता है अल्टरनेटर में हमारा क्या होता है कि विचलन को रोकता है। विचलन यानी कि डेरिवेशन, इसको क्या बोलते हैं,
डेविएशन, डेविएशन को जो है ये रोकने का कार्य करता है, ठीक है। एक्साइटेशन करेंट जो हम लोग फील्ड में देते हैं फील्ड को उत्तेजित करने के लिए। अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का क्या कारण है, ठीक है। तो अल्टरनेटर में हमारा जो हंटिंग दोष होता है या फिर सिंक्रोनस मोटर में भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा लोड परिवर्तन में उतार चढ़ाव यानी कि लोड वैरी जब होता है तो उस कंडीशन में हमारा ये हंटिंग प्रभाव होता है ना। जो हमारा ये रोटर रोटर होता है वो कंपन करता है, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हंटिंग दोष, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है कि अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का क्या कारण है, तो लोड में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण, लोड जब हैरी करता है तो वहां पे हमारा हंटिंग दोष उत्पन्न होता है। और हंटिंग दोष को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोटर पर डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक इलेक्ट्रॉनिक संयोजकों को साफ करने के लिए एक विशेष प्रकार के विलायक का इस्तेमाल होता है। हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, ठीक है, हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ठीक है ना, तो उसको साफ करने के लिए या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्टेक्टर पॉइंट जो आप लोग देखते हैं उन सबको साफ करने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कैसा विलायक होता है, तो ये हमारा होता है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, है ना, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। थोड़ा सा तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बैटरी वैटरी में हम लोग जो है इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें जो होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को कैसे व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना, उसकी कंडीशन को किस तरह से हम लोग व्यक्त करते हैं, तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व कैसा है उसी के रूप में हम लोग जो है इसको व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व कैसा है उसी के रूप में हम लोग जो है इसकी अवस्था को व्यक्त करते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को हाइड्रोमीटर के द्वारा हम लोग मेजर करते हैं, है ना। अगर उस पर क्या होता है, स्केलिंग किया हुआ रहता है ना, थोड़ा सा आप लोग इमेजिन करिए और याद करने की कोशिश करिए। वो हमारा जो उस पर स्केलिंग किया हुआ रहता है, अगर हमारा जो है हाइड्रोमीटर का अगर रीडिंग है ना 1250 से 1280, कितना, 1250 से 1280 अगर है तो हमारा जो बैटरी होगा वो पूर्ण रूप से चार्ज होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट का जो हम मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व जो मेजर करेंगे हाइड्रोमीटर के द्वारा, उसमें हमारा अगर रीडिंग जो है दे रहा है 1150 से 1180, तो हमारा बैटरी डिस्चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को व्यक्त करने के लिए हम लोग अपेक्षिक घनत्व के रूप में जो है इसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक द्रव्य जिसे केवल बहुत कम चुंबकीय बनाया जा सकता है वो क्या कहलाता है। जैसा कि आप लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पढ़े होंगे, है ना। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमारा 3 टाइप के होता है, सॉरी, मैग्नेटिक मटेरियल जो हमारा होता है वो 3 टाइप के होता है ना। मैग्नेटिक मटेरियल 3 टाइप के, फेरो, पारा, डाया, ठीक है। तो हमारा जो एक द्रव्य जिसे बहुत ही कम चुंबकित किया जाता है, बहुत ही कम चुंबक बनाया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, तो ये हमारा होता है अनुचुंबकीय, ठीक है। जिसको हम लोग मैक्सिमम बनाते हैं स्ट्रॉन्ग चुंबक यानी कि शक्तिशाली चुंबक जो बनता है वो हमारा होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, है ना। जैसे एलनिको हो गया, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये सब क्या है, हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये सब मशीन में भी है ना पढ़ना, मैग्नेट वैग्नेट थोड़ा थोड़ा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक यूनिवर्सल मोटर विद्युत झटका देती है तो संभावित कारण क्या हो सकता है। हमारे पास एक यूनिवर्सल मोटर है, अगर वो विद्युत झटका दे रही है तो संभावित दोष क्या हो सकता है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फील्ड वाइंडिंग का अर्थ हो जाना है कहीं से ना कहीं से। हमारा जो फील्ड वाइंडिंग है यानी कि यूनिवर्सल मोटर का जो फील्ड वाइंडिंग है वो कहीं से ना कहीं से ग्राउंड हो गया है, यानी कि अर्थ हो गया है ना। वही कारण है कि हमारा जो यूनिवर्सल मोटर जो है वो विद्युत झटका दे रही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ, बढ़ते हैं
अगले सवाल की तरफ, है ना। किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत ही अधिक टॉर्क होता है? देखिए, इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। इस तरह से 3-4 क्वेश्चन है जो कि कंफ्यूज करता है, समझ रहे हैं ना, कंफ्यूज करता है। तो वो सब जो क्वेश्चन है उसको बिल्कुल एकदम याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है, तो वो हमारा होता है यूनिवर्सल मोटर का। किसका? यूनिवर्सल मोटर का, है ना, सिंगल फेज मोटर में। तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। एक एक क्वेश्चन जो पूछता है कि हमारा सिंगल फेज मोटर में कौन सा जो मोटर है जिसका स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो ज्यादा होता है ना, स्टार्टिंग। अगला हमारा जो क्वेश्चन है ये 16 नंबर, किसी किसी एस सी आई एम का फुल फॉर्म क्या होगा? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। क्या होगा? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, शॉर्ट में दे सकता है एग्जाम में, है ना। तो किसी एस-सी-आई-एम की दक्षता और पावर फैक्टर इसकी किसके अनुपात में बढ़ता है? यानी कि हमारा जो, जैसे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में आप लोग पढ़े हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, हम लोग मैक्सिमम जो है इसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि लगभग 95% जो यूजेज है ये हमारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसमें जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सिंगल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर है और इफिशियंसी, यानी कि इफिशियंसी और पावर फैक्टर वो किसके अनुपात में बढ़ता है ना। तो इसके ऊपर जो हम लोग लोड, जो मैकेनिकल जो लोड होता है ना, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर पे जो हमारा मैकेनिकल जो लोड होता है, यानी कि यांत्रिक जो लोड होता है, उसी के अनुपात में हमारा जो है इफिशियंसी, इस मशीन की इफिशियंसी और पावर फैक्टर दोनों बढ़ता है ना। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है? कौन सा कन्वर्टर में उच्च इफिशियंसी होता है ना। तो बिल्कुल इसको याद करना है, इसमें कुछ है नहीं। एससीआर कन्वर्टर, यानी कि हमारा एससीआर का फुल फॉर्म क्या होगा? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, है ना। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर कन्वर्टर का जो इफिशियंसी होती है, जो दक्षता होता है, वो क्या होता है? ज्यादा होता है, हाई होता है, ऊंच होता है ना। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि खिलौना में कौन सा मोटर उपयोग किया जाता है? बिल्कुल सिंपल, ये हमारा शेडेड पोल मोटर होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि गति नियंत्रण हेतु ध्रुव संख्या परिवर्तन विधि का उपयोग किया जाता है। यानी कि अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर में, जैसे कि आ गया हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, है ना, और ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को हम लोग कहते हैं पिंजरी प्रेरण मोटर, है ना। इन दोनों में अगर देखा जाए, स्लिप रिंग और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में, तो किसमें, दोनों में कौन सा ऐसा मोटर है जिसमें कि पोल की संख्या को परिवर्तित करके जो है इसके स्पीड को नियंत्रित कर सकते हैं? तो ये हमारा होता है सिर्फ और सिर्फ इसमें पिंजरी प्रेरण मोटर में। यानी कि ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ही ये संभव है कि उसके पोल की संख्या में परिवर्तित करके उसके गति को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, है ना, या कम बेसी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको याद रखना है। चुंबकीय बल रेखाएं, हमारे जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है बाबू, वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। मैग्नेट आप लोग प्रैक्टिकल करके देखे हैं, है ना। वो जो हमारा बार मैग्नेट होता था, उस पर हम लोग क्या करते थे, वो चिप्स जो है आयरन चिप्स छोटा छोटा डालते थे, तो उसमें एक लाइन्स ऑफ फोर्स बनता था, यानी कि मैग्नेटिक बल रेखाएं, है ना, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन्स। तो वो जो लाइन्स होती है एक दूसरे को कभी भी और कहीं भी नहीं काटती है, ठीक है। दो अल्टरनेटर के समानांतर संचालन के लिए डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजेशन या फिर पैरेलल ऑपरेशन, ठीक है, लगभग दोनों एक ही चीज होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो अल्टरनेटर है और दोनों अल्टरनेटर को समानांतर में चलाना है, इसमें चलाना है, समानांतर में चलाना है,
तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक डार्क लैंप विधि में डार्क लैंप विधि और एक होता है ब्राइट लैंप विधि, ठीक है। तो इसमें क्या हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि डार्क लैंप विधि में लैंप जो है किस स्थिति में बुझ जाता है। तो देखिए, जब हम लोग दोनों अल्टरनेटर को पैरेलल में ऑपरेट कर रहे हैं, पैरेलल में चला रहे हैं, तो हमारा दोनों जो अल्टरनेटर है, अगर दोनों का वोल्टेज और आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों अगर इक्वल हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो है यानी कि डार्क लैंप विधि में हमारा लैंप जो है बुझ जाता है, ठीक है। तब हम लोग जानेंगे कि हमारा जो पैरेलल ऑपरेशन में जो भी अल्टरनेटर चला रहे हैं वो हमारा सही तरीका से ऑपरेट होगा या चलेगा, है ना। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। दो अल्टरनेटरों के समानांतर होने के दौरान दो लैंप जो है किस स्थिति में जलता, दो लैंप किस हालत में जलते हैं और एक लैंप बुझ जाता है, ठीक है, एक लैंप बुझ जाता है। तो ये भी हमारा किस स्थिति में होता है, जैसे कि मान लीजिए कि दो अल्टरनेटर सेम, जैसा कि अभी बताए, है ना, तो ज्यादा फिर इस पे डिस्कशन नहीं करना है। तो इसमें जो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी यानी दोनों अल्टरनेटर का हमारा वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल हो जाता है तो दो लैंप जो होगा बुझेगा, और है ना, दो लैंप में क्या होगा, दो लैंप जलेगा और एक लैंप जो है बुझ जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि न्यूट्रल बिंदु होता है, जैसा कि आप लोग कनेक्शन पढ़े हैं, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। तो इन दोनों में क्या होता है कि हमारा जो है डेल्टा कनेक्शन में जो है न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रल बिंदु नहीं होता है, लेकिन स्टार कनेक्शन में जो है हमारा स्टार कनेक्शन उसमें जो है न्यूट्रल पॉइंट होता है, यानी कि न्यूट्रल बिंदु होता है ना। एक काम करेंगे आप लोग कि अभी हम लोग क्या करेंगे कि 1 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं, है ना, और फिर से हम लोग अपना दूसरा सेशन में जुड़ेंगे 1 या 2 मिनट के लिए, ठीक है। अभी हम लोग ब्रेक ले लेते हैं और फिर हम लोग जुड़ते हैं, है ना। ओके।